आइए आप लोगों को मैं 2 मिनट मिलवा दूं हमारे मेंटर से। सूरज आनंद सर हमारे सीनियर मेंटर जिनकी मैं बात कर रहा था, इज़ ऑल्सो AI एक्सपर्ट एंड डिड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। और अमित सर हमारे साथ हैं। अमित सर कैसा अभी कर रहे हैं आप लोग जो लाइब्रेरी आते होगे? अच्छा कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, तो हम इसको और स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि आप लोग एक एक चीज़ को मैं करूँगा। आज मैंने वो टूल इन लोगों को दिया भी है। जो भी हमारी लाइफ में इंटरेस्ट, हॉबीज़, अगर हॉबीज़ नहीं है तो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग के साथ। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप हु यू आर राइट नाउ, देन वी विल स्टार्ट कैटेगराइजिंग। तो हमारे 4 मेंटर्स की टीम है, तो वो पूरी टीम जो है वो आपको कैटेगराइज करेगी कि आपको बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम है, हर्डल क्या है, क्योंकि हर्डल को ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। देन वी विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन। तो आपको भी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तक पहुंचाना, आप तक और आपकी फैमिली तक पहुंचाना कि व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग यू आर गेटिंग इन गुरुकुल। आपको क्या मिल रहा है गुरुकुल में, आप कैसे इसको कर रहे हो, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या यहाँ आने के बाद आपने सीखा। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग बुक लेके नहीं आए, ऐसे चले आए, तो कॉपी नहीं चाहिए था। आई नीड बुक बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट बुक रीडिंग क्लब। तो हमने बुक रीडिंग क्लब शुरू किया लाइब्रेरी में, गुरुकुल लाइब्रेरी में बुक्स हमने शुरू किया है। तो जैसा मेरे पास मैंने कई सालों में एक चीज़ें, आप लोग बैठ जाएं सर, हम लोगों ने कई सालों में स्पेशली मैंने जो एक डेवलप चीज़ की है, मेरा हमेशा दोस्त बुक रहा है। आपने मेरी जब भी फ़ोटोज़ देखी होंगी, मैं किताबों की दुनिया में ही रहता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में लाइब्रेरी ना हो तो मैं उस ऑफिस बैठना ही पसंद नहीं करता हूँ। मैं घर में भी जहाँ बैठता हूँ वहाँ लाइब्रेरी मुझे चाहिए, किताबें चाहिए। तो जैसे एक बच्चे को खिलौना चाहिए होता है, मुझे जो है वो बुक चाहिए होती हैं। तो जैसे अगर मुझे कहीं आपको छोड़ना है कि मैं ओजांग सर को कहाँ छोड़ दूँ जहाँ वो दिन भर खुश रहें, जैसे बच्चे को नहीं प्ले हाउस छोड़ दिया जाता है, आप मुझे किसी लाइब्रेरी में छोड़ दो, किसी बुक शॉप पे छोड़ दो, आप शाम को आप मुझे उठा ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, मैं दिन भर बैठा रहूँगा आराम से वहाँ, दिन भर किताबें छांटता रहूँगा। बट दीज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। मतलब आपको ये बहुत कुछ देती हैं जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। सबसे बड़ी बात है आपको देती हैं कि कैसे आप अपने लिए रास्ता खुद बना सकते हो, खुद ढूंढ सकते हो। बुक्स का सबसे बड़ा और सबसे पहला काम यही होता है। सो वी स्टार्टेड बुक रीडिंग क्लब। तो हमने एक बुक रीडिंग क्लब शुरू किया है। और बुक्स मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने एकेडमिक्स बुक्स को पढ़ो। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। हमारा जो ज्ञान होता है वो कई रास्तों से गुजरता है। समटाइम्स यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। मान लो दीपशी है, दीपशी को कोई मान लो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, तो समटाइम्स हम किसी से कह पाते हैं, किसी से नहीं कह पाते हैं। ठीक है, यहाँ मेंटर्स आप उनसे कह सकते हो, बट समटाइम्स हमारा एक नेचर होता है कि हम खुद ही रास्ता ढूंढते हैं। कई बार ये मेरे साथ भी होता है कि मान लो हम पिछले 4-5 महीने से मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। देन मैंने क्या किया, सडनली आई टुक रिवोल्यूशन कि मैंने एक खास कैटेगरी में मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी। मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, मेरा स्पिरिचुअल रहा है, एकेडमिक रहा, मैंने बहुत सी चीज़ों पे काम किया है। तो मैंने कहा नहीं यार, बचूंगा कब तक मैं किसी को बोलूँ भैया तुम कर दो। किसी कंपनी को बोल रहा हूँ, बहुत से अच्छे लोगों को हायर किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देन सडनली मैंने वो पढ़ना शुरू किया। मैंने ऐसे मेरे पास 2-3 किताबें पढ़ी थी, वो हमेशा सबसे ऊपर रखी रहती, जहाँ मैं पहुँचता नहीं था, पढ़ता ही नहीं था। देन सडनली मैंने उठाया और ऐसे पढ़ना शुरू किया। एंड मैंने जैसे उसको पढ़ा, पढ़ते 60-70 पेज पे पहुँचा तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मुझे कुछ आंसर मिलने लगे। मैंने कहा यही तो मैं खोज रहा था। तो ये किताब तो उसी के बारे में थी। मैं तो कवर पेज सोच के मैं इसको उठाता नहीं था, खरीद रखा था, चलो देखेंगे। तो कई बार आंसर मिले। फिर उसने मुझे अगली बुक से लिंक किया कि मुझे ये भी तो सोचना है। फिर मुझे समझ में आया कि ये भी एक चीज़ होती है। तो वो मुझे आंसर वहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो आप किसी को दोस्त बनाए चाहे ना बनाए, किताबों को अपना दोस्त जरूर बनाए। अब किताबों से दोस्ती करना आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किताबों का दुश्मन जो है हमारा मोबाइल, वो हमारे आसपास रहता है, हमारी धड़कनों के बहुत पास रहता है, या अब तो हमारी धड़कन ही बन चुका है। सो बुक रीडिंग क्लब हमने शुरू किया है। आप लोग जो भी इसमें आना चाहें वो आएँ। और इसमें मैं कई टेक्निक आप लोगों को मैंने कहा कि मैं सिखाना चाहता हूँ, लेकिन टेक्निक सिखाई जाती है सेकंड स्टेज पे। हार्डवर्क कोई टेक्निक नहीं होती है। हार्डवर्क सिर्फ डेडिकेशन से आता है, वो काम को करने से आता है। तो बुक रीडिंग क्लब में हम टाइमर के साथ शुरू कर रहे हैं और बहुत बेसिक फंडामेंटल, और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ वही सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं बुक्स को पढ़ते समय बहुत डीप में चला जाता हूँ। जैसे कल मैंने रात में एक सेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो लिटरली फिर उस सेशन के बाद मैं सोने चला गया थोड़ी देर बाद।
आधे घंटे बाद फिर उठ के पढ़ने बैठ गया, और लिटरली मैंने चप्पल वप्पल भी नहीं पहनी थी, उसी चेयर पे बैठ के, और देर रात तक, मैं 2 बजे मैंने वो बंद किया। मैंने सोचा था कि मैं 100 पेज पढ़ के उठूंगा, और मैं 100 पेज पढ़ के ही उठा। और वो जो फ्लो था ना, मैं बता नहीं सकता, पता ही नहीं चला कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे शायद हो गए थे, मैं उस चेयर से उठा ही नहीं, पढ़ता ही रहा। बेस्ट पार्ट था वो कल का मेरा, जो है बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ मैं पढ़ता रहा, और फिर मैं सोने चला गया, और बहुत नॉलेज उससे गेन की। तो बुक को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, पढ़िए थोड़ा सा। अभी से आप विविड रीडर बनने की कोशिश करिए, अपने आप को बांधिए नहीं कि ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक नहीं है, मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। आज की डेट में अगर आप एसए का पेपर देखते होंगे 250 नंबर का, आप मुझे बताएं कौन सी बुक से वो एसए आया है। मीम्स चल रहे हैं कि एक बोतल पर वो कोट लिखा हुआ है और वो एसए आया हुआ है। सो ये सिंपल सा एक मेथड है जहां आप बेसिकली अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। आपको नहीं पता, वो कहते हैं ना कि जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर तुम्हें कहां मिलेगा, आज की डेट में यूपीएससी को आप किसी सिलेबस में बांध ही नहीं सकते। क्लियर है? तो आपको हमेशा जो लर्निंग होती है उसमें डालना पड़ेगा अपने आप को। एक होता है टीचिंग, एक होता है स्टडी करना। तो जैसे स्टडी आता है आपको बोझ लगने लगता है, यार कितने घंटे पढ़े। और एक होता है अपने आप को लर्निंग मॉड्यूल में डाल देना। तो अपने आप को लर्निंग मॉड्यूल में डाल दो। तो लर्निंग मॉड्यूल का मतलब मेरे लिए हर चीज पढ़ने योग्य है, मैं पढ़ूंगा उसको। तो बुक रीडिंग क्लब जो हमने अभी गुरुकुल में शुरू किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो, जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसके साथ जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसके साथ पार्टिसिपेट करें, तभी वो हमें मजा देगा। तो किताब पढ़ने का जो एक सिंपल सा नियम मैं आपको बताता हूँ। एक मार्कर रख लो, और मैंने बताया कि अपनी जो उंगली नाखून है इस पर एक निशान बना लो। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ते समय प्रॉब्लम एक होती है, जैसे ही आप एक एवरेज रीडिंग से नीचे आए, स्पीड आपकी कम हुई, WPM अगर आपका कम है, तो वैसे ही दिमाग भटकना शुरू हो जाता है, सोचना शुरू कर देता है। और जैसे वो एक बार भटका तो आप किताब नहीं पढ़ पाओगे। तो किताब पढ़ने का जो नियम होता है, कोई भी आप एक किताब ले लो, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहली रीडिंग में आप एक मार्कर या पेंसिल अपने साथ रख सकते हो, जैसे जनरली मैं रखता हूँ। और आप ये जो निशान आपके हाथ के ऊपर है, मार्कर से एक मोटा निशान लगा लो, मैंने पहले भी बताया था। और इसको लाइन के नीचे उंगली के साथ चलना शुरू करो। पहला, इसको हम लोग बोलते हैं आलंबन। तो बेसिक तरीका क्या होता है कि आप वो मार्कर जो है, आपके आंख जो होनी चाहिए वो उस मार्कर के निशान के ऊपर होनी चाहिए। जैसे वो स्याही लगी होती ना, ऐसे आपने एक निशान बना लिया। और बच्चों की तरह जब आप छोटे थे आपको ऐसे ही सिखाया गया होगा कि ऐसे ही पढ़ना है। तो क्या करना है आपको, ये मार्क देखते हुए उस लाइन के नीचे इसको पढ़ते जाना है, WPM बढ़ाने के लिए, यानी वर्ड पर मिनट बढ़ाने के लिए। अगर आपका वर्ड पर मिनट नहीं बढ़ेगा तो आप कंपटीशन में पिछड़ जाओगे। इस समय जो कंपटीशन में बच्चे आ रहे हैं वो बहुत लर्नड पीपल हैं, मतलब उन्होंने बचपन से बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की है। वो 2nd या 3rd जनरेशन है जिनके घरों में सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनके घरों में माता पिता प्रोफेसर्स हैं, एंड वेरी लर्नड पीपल कमिंग। जब से ये कोविड आया है और सॉफ्टवेयर मार्केट, प्राइवेट मार्केट डाउन हुई है, तब से इस गवर्नमेंट जॉब, इस जो यूपीएससी के लिए रुझान बहुत बढ़ गया है। तो अब बहुत लर्न पीपल 6ठी 7वीं से वो IAS की तैयारी के लिए ओरिएंट हो गए। नाउ अब जो जनरेशन आ रही है वहां पर पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं कि उन्हें किस लाइन में बच्चे को भेजना है। कंफ्यूजन नहीं है कि 12वीं के बाद इलाहाबाद जाएगा या दिल्ली जाएगा, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, वो बच्चे का ओरिएंटेशन बता दे रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट की बच्चे के साथ उनकी काउंसलिंग कराते हैं कि भाई मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। ये 6th-7th क्लास में हो रहा है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जनरेशन आ गई है और जो आ रही है वो आपका कंपटीशन बहुत इंक्रीज करने वाली है। सो कंपटीशन में जीतने का एक ही तरीका है, बी कॉम्पिटिटिव, और कोई तरीका नहीं है। कंपटीशन में सरवाइव करने का एक ही तरीका होता है, बी कॉम्पिटिटिव, यानी अपने अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा करो। और कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन इज अटेनिंग स्किल्स। कंपटीशन किसे कहते हैं, स्किल्स को हासिल करना। जैसे बुक पढ़ना कोई भी पढ़ सकता है, बट आई नीड टू अटेन 600 WPM। 1 मिनट में 600 वर्ड पढ़ने का मेरे अंदर स्किल होनी चाहिए। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से 20 किताबें 1 साल में ज्यादा पढ़ जाऊंगा, कैलकुलेट करके देख लो। तो 20 किताबें मैं ज्यादा पढ़ सकता हूं। तो 20 किताबें मुझे कितनी एडवांटेज दे सकती हैं, मेरी नॉलेज कितनी बढ़ा सकती हैं, या मैं उसके कंपैरिजन में जो है रिवीजन डबल कर सकता हूं। तो यहां जो फैक्टर है वो है आपका टाइम।
और आपको टाइम से लड़ना है। टाइम देखो तुम्हारे पास भी सेम है और टाइपर के पास भी सेम है। ये जो कंपटीशन होता है, लोग कहते हैं कंपटीशन की तैयारी करें। व्हाट इज अ कंपटीशन? कंपटीशन इज नथिंग बट द अटेनिंग स्किल्स। कि कंपटीशन कुछ और नहीं होता है, क्षमताओं को हासिल करना होता है। यही कंपटीशन की परिभाषा होती है। वन हु इज मोर स्किल्ड विल बी द विनर। जो ज्यादा स्किल्ड है वही विजेता है, और कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं देखा जाता कि आप गोल्डन स्पून हो, सिल्वर स्पून हो, या आपके पास स्पून ही नहीं है। नोबडी इज आस्किंग अबाउट यू। इफ यू आर मोर स्किल्ड, आप गांव में हो, देहात में हो, गरीब के बच्चे हो, कुछ भी हो, मूवीज देखने से स्किल नहीं हो सकते कि आपने एक मूवी उठा के देख ली और आप स्किल्ड हो गए। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। अगर आप सोचे कि नहीं ओजांग सर ये मोटी सी किताब पढ़े, हमें पढ़ना है, बट आप किताब खरीद लाए और आप उसको रोज देखते जा रहे हो, बट यू नेवर स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, तो फिर ये बुक तुम्हारी नहीं हो सकती है। स्किल का मतलब ये होता है करके देखना। आई डू आई लर्न, ये स्किल होती है। और इतनी बार करना कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता पता चल जाए, स्वयं से पता चलेगा। तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप, एक हम लाइब्रेरी में बुक रीडिंग क्लब शुरू कर चुके हैं कुछ बच्चों के साथ। कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ बच्चे अभी दुनिया में खोए हुए हैं अपनी अपनी दुनिया में, तो उन्हें वापस लेकर आते हैं। और हमें ये एक कॉमन टाइम निकालना, चाहे तो आप रात में कर सकते हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ के कर सकते हो। सिंपली निशान लगाया, इसको डार्क निशान लगा लेना, विजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर आप उंगली को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम गुरुकुल में यहाँ लाइब्रेरी में क्या सिखा रहे हैं, हम टाइमर ऑन कर देंगे। तो टाइमर में आप पता चल जाएगा 1 मिनट में आप कितने वर्ड पढ़ रहे हो। फिर क्या करना है, इसमें आपको ये प्रैक्टिस इस महीने पूरी करनी है। 30 डेज ये प्रैक्टिस करनी है, लिख लो इसको, 30 डेज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में करना क्या है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन करना है इसमें। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन में क्या है, शुरुआत में जब ये करोगे तो तुम्हारी आंखें ऊपर नीचे भागेंगी, कई बार आपकी उंगलियों पे जाएंगी और कई बार लाइंस पे भागेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसीलिए मैंने कहा मिनिमम 30 डे प्रैक्टिस हमें करनी है। फिर इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ाते जाओगे और हाइपोथेटिकल स्पीड तक पहुंचोगे। ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करते जाना है। पहले आपको ये कोशिश करनी है कि जो सामने निशान है उंगली के, वो लाइन के साथ चलता रहे, मेरी आंखें भटके नहीं उससे। पहले आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि ये पढ़ते जाना, एक्सटेंडेड करिस्मेटिक लीडर कैन डू। तो शुरुआत में क्या होगा, आपकी आंख आपके नाखून पर जाएगी, फिर अल्फाबेट पे जाएगी, तो ये होगा, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो आप अगर सोच रहे हो कि बुक तेजी से नहीं पढ़ा जा सकता, बिल्कुल पढ़ा जा सकता। हर चीज का साइंस है, स्किल हर वो चीज जो आप करके कर सकते हो वही स्किल है। तो अगर दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं, ये कोई चमत्कार थोड़े ना है, ये जस्ट स्किल है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना सीखना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच में, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंखें जानते हो कहाँ टिकेंगी, ना तो आपके नाखून पे टिकेंगी, ना आपकी लाइन पे टिकेंगी। नाखून और लाइन के बीच में एक पतली सी इनविजिबल लाइन बन जाएगी। प्रैक्टिस करके देखना, विद इन 3-4 डेज तुम्हारे अंदर ये प्रैक्टिस आ जाएगी, विद इन 3-4 डेज। तो तुम्हारे लाइन, तुम्हारा जो नाखून चल रहा है नेल, और तुम्हारी जो लाइन चल रही है, उनके बीच में एक इनविजिबल पतली सी लाइन बन जाएगी, हाइपोथेटिकल, और आपकी आंखें उसको फॉलो करेंगी। आपकी आंखें दोनों देखना शुरू कर देंगी। इसको बोलते हैं आईज स्पैन। अभी आंखें चौड़ी करके आप देखोगे। तो फिर क्या करोगे, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे कि मेरा ध्यान मेरे नाखून और लाइन से हटना नहीं चाहिए। एक वीक 1 आप ये प्रैक्टिस करोगे, करते रहो, कुछ मत सोचो क्या करना है। बस ओजांग सर ने बोल दिया है, मैंने पहले भी कहा, मुझे अब स्टूडेंट नहीं, भक्त चाहिए। जो मेरे भक्त हैं वो मेरा बात सुनते रहें, डिवोटीज जो हैं, और जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं वो अपना कूदते फांदते रहें, कोई टेंशन नहीं है, फिर घूम फिर कर यहीं आएंगे। तो मैंने बताया था ना उस दिन कि जिसको परिवर्तन करना होता है वो मथानी के केंद्र में उसको आना पड़ता है, ठीक है। तो आपको भी चेंज चाहिए तो आपको मथानी के केंद्र में आना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, जब 1 वीक में तुम्हें एक इनविजिबल लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी, एक बीच में लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन आ जाएगी, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमें बीच वाले गैप में ही फोकस करना है, ठीक है, मेरे दोनों दिखेगा। फिर क्या करोगे, इसकी स्पीड बढ़ाओगे, इसकी स्पीड बढ़ाओगे, और तीसरे हफ्ते 3rd वीक तक इसकी स्पीड को अनकंफर्टेबल लेवल पे बढ़ा दोगे, जहां पर तुम अनकंफर्ट हो जाओ। यानी ये उठाया खत्म, ये उठाया खत्म। अब क्या हो रहा, आंखें भाग रही हैं तेजी से, आप अपने आप को अनकंफर्ट करोगे, डिस्कंफर्ट करोगे। जैसे ही डिस्कंफर्ट करोगे, तुम्हारी क्या होगा, एक भावना है कि छोड़ यार नहीं पढ़ पा रही इतनी तेज। तो आपको क्या करना है, आपको उसको पकड़ के रखना है, नहीं सर ने कहा है तो हमें पढ़ना है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में जब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, नहीं छोड़ यार वाला खत्म हो जाएगा, नहीं करना है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो सडनली तुम क्या करोगे, तुम देखोगे तुम्हारी आंखें उस पर फोकस करना शुरू कर देंगी और तुम्हारा पढ़ने का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो 3rd वीक होगा वो अनकंफर्ट फील होगा, तुम्हें लगेगा अरे यार कुछ अजीब सा हो रहा है,
तेजी से भाग रहे, वर्ड दिख नहीं रहे, फिर लगेगा हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो दिमाग क्या करता है, रीजनिंग करता है, और वो ज्यादातर गलत रीजनिंग ही करता है। उसका काम यही है कि कैसे तुम्हें सुस्ती से बिठा दें कि बाबू मत करो, तुम्हारी आंखों में दर्द होगा, तुम्हें लॉजिक देगा, अरे इससे क्या फायदा पढ़ने का जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो लॉट ऑफ, तो पहले पूछो ना, उससे रुक के पूछो, ये बताओ जब तुम पहले धीरे धीरे पढ़ते तो तुमने क्या उखाड़ लिया, ठीक है, कौन सा तुमने जो है वो दुनिया के सारे एग्जाम तुमने क्रैक कर रखे हैं, कौन सा तुम जो है वो सोना बाबू हो कि पता चला तुम्हारा जो है सब कुछ जो है गोल्डन है, कुछ नहीं है तुम्हारा। तो पहले कौन सा तुमने उखाड़ लिया, तो उसको बोलो बस शांत रहो, कुछ करने दो मुझे यार, नया कर रहा हूं। देन जब तुम इस स्पीड के साथ कॉप अप करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग, इसके बाद एक नई चीज सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द रीजनिंग, आप एक्यूरेसी कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें प्रैक्टिकली, जब तुम मेरे सामने कभी हम लोग बैठेंगे आराम से, जब बुक लेकर आओगे तो मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ोगे, तो मुझे पढ़ते हुए बीच बीच में देखना, अनकॉन्शियसली मुझे देखते रहना कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ते समय ऐसी स्थिति में हो जाता हूँ कि ये वर्ड्स मेरे सामने आते हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम नहीं समझ पाओगे, ये मेरे सामने तैरने लगते हैं, मेरे दिमाग में नोट्स अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कॉपी पे फ्लो चार्ट बनाना, वो अब प्रैक्टिस करते करते मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि वो मेरे दिमाग के अंदर नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो उसके प्रॉपर कीवर्ड बनते हैं, ब्रांचेस बनती हैं, कलर्स बनते हैं उसमें, ये सब कुछ अंदर चल रहा होता है। और मैं तुम्हें ये किताब पढ़, कोई भी एक एनोनिमस बुक दे देना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें वो सुना दूंगा कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, और एक ही बार पढ़ा हुआ, एक ही बार मैं तुम्हें पूछ दूंगा, तुम पूछ लेना क्या है। कई लोग मेरा टेस्ट ले चुके हैं इस तरह से कि आपने पेपर पलटा 10 मिनट में, कोई पेपर थोड़े ना पढ़ पाता है, मैं उन्हें हेडिंग बता देता हूँ, इस पेज पे ये है, इसमें ये वाली न्यूज़ आई है, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो आप भी वो कर सकते हो, बट दैट नीड्स प्रैक्टिस। ये कोई जादू नहीं है कि मेरे को किसी भगवान ने गिफ्ट दे दिया है, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो पढ़ने में सिद्धहस्त होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। किताब सर के नीचे रखने से बिल्कुल ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखो। पहला काम करना है, तुम्हें अपनी स्पीड रीडिंग करनी है। स्लगिश हो जाओगे तो किताब बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हमें यही काम करना है। कितने लोग करोगे? और जो लोग बुक रीडिंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, गुरुकुल उसको ज्वाइन कर लो। टाइमर के साथ हम पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारा कम से कम 500 to 600 WPM होना चाहिए, अगर तुम कंपटीशन में टॉप 10% के अंदर रखना चाहते हो अपने आप को। तो सक्सेस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। कोई कोचिंग जादू नहीं सिखाती है, जादू जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। जादू भी एक आर्ट है, वो पहले से कुछ छुपा के रखता है, वो तुम्हें दिखा देता है, कुछ जनरेट चीज़ नहीं कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट नथिंग बट द स्किलिंग योर सेल्फ। तो मैंने अभी एक लाइन बोली, बड़ी खूबसूरत लाइन है, कोई पोस्टर बना के मुझे भेज रहा है, फिर से मुझे भेज देना आज, कि कंपटीशन इज नथिंग बट टू इनहांसिंग योर स्किल्स। तो कंपटीशन में जिसकी स्किल ज़्यादा होगी वो कंपटीशन बीट कर जाएगा, जो स्किल गैदर नहीं करेगा वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा। एंड स्किल कोई किसी को दे नहीं सकता, स्किल ऑलवेज एक्वायर। मैं तुम्हें कहूं कि बेटा आओ इधर आओ और मैं तुम्हें पुड़िया में दे रहा हूं स्किल, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। स्किल ऑलवेज एक्वायर एंड एक्वायरिंग नीड्स कर्म। एक्वायर कैसे होता, कोई चीज हासिल कैसी होती है? कर्म करने से। सो रैदर देन, कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्मफल सिद्धांत समझाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे घूम फिर कर वहीं कि कर्म मतलब कर्म करो, क्या हासिल होगा, ये सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट कर्म करो। यही गुरुकुल है। गुरुकुल में आया, गुरु को सौंप दिया तो सौंप दिया। अब क्या क्वेश्चन करना, कितना सौंपा, क्यों सौंपा, गुरुजी वापस कब करोगे? इट्स नॉट क्वेश्चनिंग। समर्पण मतलब समस्त, अर्पण, दे दिया। जब समस्त दे दिया, जब समर्पण है वर्ड, तो सम मतलब क्या होता है? सब जोड़ जाड़ के दे दिया गुरुजी आपका, समस्त आपका। तो जब समस्त आपका, तो काहे वापस मांग रहे हो भाई? अब तो यहां से निकलकर गुरु कह रहा है कि व्यक्ति के रूप में मिले हो, तुमने व्यक्ति अर्पण किया है, व्यक्तित्व ले लेना मेरे से। गुरुकुल क्या है? यही तो है। गुरुकुल क्या था? यही था। माता पिता ने उपनयन संस्कार, हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे, एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार का मतलब होता था वहां यज्ञोपवीत धारण करके माता पिता मोह के प्रतीक होते हैं। माता पिता क्या है? मोह और स्नेह के प्रतीक हैं। जननी, सबसे ज्यादा लगाव किससे होता है? माता से होता है, परिवार से होता है। तो माता पिता ने क्या कहा कि भाई एक उपनयन संस्कार, तो गुरु ने कहा दे दो हमें। तो माता ने कहा इसको कोख में रखा है, जन्म दिया है, मोह है, बोला दे दो मुझे।
तो गुरु ले लिया, गुरु ने लिया तो माता ने पूछा क्या लौटाओगे, मेरा पुत्र मेरी पुत्री लेके जा रहे हो, क्या लौटाओगे? तो बोला व्यक्ति दिया, व्यक्ति तो लौटा दूंगा। तो बोले व्यक्तित्व का क्या फायदा है, पर्सनालिटी का क्या मतलब है? तो बोले संसार तुम क्या चाहती हो माता? बोले मेरे पुत्र या पुत्री का नाम संसार में रोशन हो। तो रोशन मतलब चमक, चमक मतलब गर्मी। चमक तभी तो आती जब कोई चीज तप्त होती, गर्म होती, तब वो चमक देती है। अग्नि कैसे चमक देती है? जब वो प्रज्वलित होती है। तो जलना मतलब क्या होगा? कुछ तो बर्न होने के लिए होना चाहिए। अभी अचानक से थोड़े नाक पैदा कर दोगे। तो लकड़ी जब जलती है तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। तो बोला संसार तुम्हारे संतान की चमक देखेगा। तो चमक किसकी? व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की। जलती कौन है? लकड़ी। और चमक किस में आती है? लौ में। लकड़ी में थोड़े चमक रही होती है, लौ चमक रही होती है। तो व्यक्ति के रूप में तुम्हें खुद को जलाना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेंगी, नई आदतें धारण करनी पड़ेंगी, स्वयं को तकलीफ देनी पड़ेगी। वो सभी कार्य जो तुम्हें सुख देते हैं, कल रात में एक सेशन लिया था ना कि अगर जॉय ढूंढोगे तो लाइफ की मीनिंग नहीं मिलेगी। लाइफ हम किस लिए आए? अपनी लाइफ को एक मीनिंग देने के लिए, हु आई एम। तो अगर सुख ढूंढोगे तो मीनिंग नहीं मिलेगी, और मीनिंग ढूंढोगे तो सुख नहीं मिलने वाला, जॉय नहीं मिलेगा, एंजॉयमेंट ऑफ दिस हॉस्टल लाइफ, एंजॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ये नहीं मिलेगा। तो दो में से कोई एक मिलेगा, चुनना तुम्हें है। तुम जो चुनोगे तुम वो बन जाओगे। तो व्हाट यू नीड, जॉय और मीनिंग? जॉय अभी ढूंढ लो तो कल तुम्हारा व्यक्तित्व विनाश हो जाएगा, संसार में कहीं नहीं रहोगे। तो गुरु ने क्या कहा माता से कि तुम्हें अपने संतान को चमकते हुए देखना है तो ये व्यक्तित्व चमकेगा, लेकिन व्यक्ति को जलाना पड़ेगा। जलाना का मतलब उसको श्रम करना पड़ेगा। तो बोला मुझे दे दो। तो माता ने कहा कल को मोह पैदा हो गया, फिर हम अपने बच्चे को मांग ले गए तब? तो बोले एक संकल्प कर लो। तो बाकायदा उपनयन संस्कारों की स्थापना हुई कि संकल्प कर लो और ये हमें सौंप दो, और याद रखना अब इसका इष्ट मैं हूं, इसके माता पिता मैं हूं। आना नहीं गुरुकुल, बिना पूछे मिलने आना नहीं, मोह का पाश फैलाना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पाश ही मोह है, अटैचमेंट। ये फिर भागेगा वापस, तो मैं इसको कैसे निर्मित कर लूंगा? अब इसका एक ही रास्ता है, गुरु के साथ उंगली पकड़ के चलना है। तो गुरु कष्ट में तो ये भी कष्ट में, जो कष्ट गुरु सह रहा है वो ये इसको सहेगा। बोले कब फिर मुलाकात होगी? बोले शिक्षा पूरी होने के बाद। तो शिक्षा क्या? बोले आपका व्यक्तित्व, बच्चे का व्यक्तित्व बना के आपको समर्पित कर दूंगा। तो गुरुकुल में क्या होता था? सर्वांगीण विकास। शिक्षा देते थे तो शास्त्र भी सिखाते थे, शस्त्र भी सिखाते थे, तलवार भी चलाना सीख जाता था। संगीत की भी शिक्षा होती थी, साहित्य रूप सौंदर्य की भी शिक्षा होती थी। तो यहीं से निकले हुए लोगों ने खजुराहो बनाया ना, यहीं से निकले हुए लोगों ने नाट्य शास्त्र की रचना की, यहीं से निकले हुए लोगों ने सौंदर्य पर कविताएं लिखी कि नहीं लिखी? यहीं पर लिखने हुए लोगों ने अखंड भारत की नींव रखी, बड़े बड़े जो है अपनी तलवारों से बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। और यहीं से निकले हुए लोगों ने संसार में, जब पूरे संसार को उजाला नहीं था तो संसार को सोलर सिस्टम की जानकारी दी, खगोल की गणनाओं की जानकारी दी, शून्य दिया, पाई का मान दिया। जब संसार मानवता की अंगड़ाई ले रहा था, सभ्यता की अंगड़ाई ले रहा था, तब हम इतना आगे चले गए। यहीं से निकले हुए लोगों ने संसार को बताया कि दुनिया की पहली राइनोप्लास्टी कैसे होती है, सर्जरी कैसे होती है। यही बताया कि कैसे इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद कैसे लोगों की जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो ये वहीं से निकले हुए लोग थे। तो संसार में आज जब आप चरक के समय नहीं थे, आप आर्यभट्ट के समय भी नहीं हो, आप वराह मिहिर के समय भी नहीं हो, लेकिन आज सदियां बीत गई हैं, लेकिन आप इनके नाम को करते हो कि नहीं करते हो? आज कोई भी डॉक्टर जाता है, सबसे पहले भारतीय डॉक्टर धन्वंतरी की स्तुति करता है। क्यों धन्वंतरी की स्तुति करता है? क्योंकि वो उनके आराध्य हैं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चिकित्सा की इतनी बड़ी नींव रखी। क्यों सुश्रुत की पूजा करता है? कोई भी सर्जरी करने से पहले क्यों सुश्रुत का नाम लेता है? क्योंकि वो व्यक्तित्व है और उन्हें ये पता था वो इस संसार में क्यों आए। क्यों आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है? वो इसीलिए लिया जाता है। क्यों महर्षि कणाद का नाम लिया जाता है, महर्षि पतंजलि का नाम लिया जाता है? आज कोई भी योग की शुरुआत करे, पहला आराध्य देव कौन है? महर्षि पतंजलि। तो ये
व्यक्ति और व्यक्तित्व का अंतर है। क्या और भी लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में पैदा हुए और व्यक्ति के रूप में मर गए। वो जीवन का जॉय समझने लगे। तो व्हेन यू सर्च जॉय you will miss meaning, and if you want to search meaning you have to miss your joy. Choice is yours. Clear है? So अभी आज से 2024 में किताबों को अपना दोस्त बनाइए, और ये एक ऐसी दोस्त है जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। द ओनली इन्वेस्टमेंट, आप आंख मूंद कर कोई भी एक इन्वेस्टमेंट अगर कर सकते हो, किताबों में करो। जहां अच्छी किताब दिखे, अपना खाने पीने का खर्चा कम कर दो, कपड़े का खर्चा कम कर दो, किताब रख लो। तुम्हें नहीं पता ये किताब तुम्हें कब काम आएगी। जरूरी है कि तुम आज ही पढ़ो उसको, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये कब तुम्हें काम आ जाएगी तुम्हें भी नहीं पता। तो अगर अच्छी किताब दिखे तो उसको खरीद जरूर लो। किताबें खोजा करो और इनको पढ़ने की आदत डालो, अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तुम्हें कोई भी रोकने वाला इस संसार में नहीं है। तो बुक रीडिंग क्लब में अब बहुत सीरियसनेस के साथ आप बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। 4 हफ्ते का टास्क दे रहा हूं आप लोगों को भी। अमित, इसी तरीके से चीजें पढ़ानी है, टाइमर का यूज करना है, उंगली को मूवमेंट कराना है तेजी से, कि देखे कितनी तेजी से खत्म हो जाएगा। देन सेकेंड फेज में मैं आप लोगों को एक आई जो है आंखों को फैलाने का एक टूल दूंगा, कि कैसे आप 3-3, 4-4 वर्ड एक साथ पढ़ सकते हो। तो ये किताबें बड़ी आसानी से खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन ये किताबें तुमने खत्म करना शुरू कर दिया, उस दिन चीजें अपने आप बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये मोटी किताब डराएगी नहीं, फिर तो ये हंसते खाते चीज हो जाएंगी। So biggest skill you can learn in the Gurukul is how to read a book, how to make friend। किताबों को अपना दोस्त कैसे बनाना है, ये बिगेस्ट स्किल है गुरुकुल की। समझ में आई क्लास? डन है? किताब मतलब बहुत फास्टली रीड तो हो जाती है, लेकिन रीड होने के बाद में ऐसा लगता है जैसे सिंगल वर्ड भी ना तो समझ में आया, ना हमने कुछ। मैंने क्या कहा वही आती है। जानते हो, हमें लगता है कि वो सर्कस में एक साथ वो कई बॉल पकड़ा तो हम भी कर लेंगे, लेकिन अगर नियम देखोगे तो वो एक बार में सिर्फ एक बॉल पकड़ता है। जब वो हाथ से छोड़ देता है तभी वो दूसरी बॉल पकड़ता है। सो अभी मैंने क्या दिखाया, मैंने क्या सिखाया? व्हाट इज कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन इज एक्वायरिंग स्किल्स। व्हाट इज स्किल? बाई इट कम्स फ्रॉम कर्मा, एंड कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि कर्म का सिद्धांत ही है कि फल की चिंता। अभी तुमने कहा कि वो याद होता है, नहीं होता। कल ही मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, बहुत पावरफुल ट्रिक बताई थी, हाउ टू रिवाइज। किया तुमने? कितने लेक्चर रिकॉर्ड किए? एक किया। अब उसको सुनते रहो, खाना बनाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो। सबके पास स्मार्टफोन है, सुनते रहो। तरीका बताया। पहले पढ़ना सीखो। हो सकता है इस किताब में तुम्हारे काम का कुछ भी ना हो सकता है, बट ये तब पता चलेगा जब तुम इसको पहले से आखिरी पेज तक पढ़ जाओगे। हो सकता है बहुत कुछ हो। तो किताबों में कोई उद्देश्य मत रखो। किताबें, अभी मैंने कहा पढ़ने की आदत डालो। फिर मैंने क्या सिखाया? जब पढ़ने की रीडिंग अच्छी हो जाएगी, रिग्रेशंस खत्म हो जाएंगे, तब फिर तुम्हें मीनिंग समझ में आएगी। अब मान लो तुम एक किताब को, एक जनरल बात कर रहे हैं, मान लो ये किताब है, 15 दिन में खत्म करते हो अपनी नॉर्मल स्पीड से। मेरी ट्रिक से तुमने स्पीड बढ़ा ली। अब इस किताब को तुम 6 दिन में खत्म करने लगे। अब तुम्हारे पास 6 दिन मान लो एक्स्ट्रा बच गए, 7 दिन एक्स्ट्रा बच गए इस किताब को दोबारा पढ़ने के लिए। तुम जब इस किताब को दोबारा पढ़ोगे तब रियल मीनिंग तुम्हें तब समझ में आएगी। हम किताब की मीनिंग इसलिए कभी समझ में नहीं आती क्योंकि हम फर्स्ट रीडिंग में किताब की मीनिंग समझना चाहते हैं। किताब की मीनिंग फर्स्ट रीडिंग में समझने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के कई हिस्सों को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। तुम्हें फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स, इट्स अबाउट रीडिंग योर माइंड। फोटोग्राफी जैसे स्वामी विवेकानंद के पास था, टेस्ला के पास था, देखा याद हो गया, फोटो छप जाती है। तो आप 15 दिन में एक रीडिंग करते हैं और 15 दिन में 2 रीडिंग करते हैं, किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? और एक बात याद रखना, कंपटीशन में एक और नियम होता है, हार्ड वर्क ऑलवेज किल टैलेंट। बहुत प्यारी लाइन है तुम्हारे लिए, हार्ड एंड डेडिकेटेड वर्क ऑलवेज किल टैलेंट। किसको किसको ये बात समझ में आई? आज की सबसे खूबसूरत बात है ये। किसको किसको ये बात समझ में आई? हार्ड एंड डेडिकेटेड वर्क ऑलवेज किल टैलेंट। नहीं आई? एक आदमी बहुत टैलेंटेड है, मान लो बचपन से उसको अच्छे से गाइडेंस मिली हुई, जैसे मैंने बताया आजकल नए ऐसे बच्चे आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है,
बट इफ यू आर हार्ड एंड डेडिकेटेड, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, जैसे मैंने ना कि समस्त रूप से अर्पण कर देना, गुरु को अर्पण कर दिया, गुरुकुल को अर्पण कर दिया, यूपीएससी को अर्पित कर दिया स्वयं को, तो डेडिकेशन इसी को बोलते हैं डेडिकेटेड। तो हार्ड वर्क मतलब अगर मुझे मान लो गुरुकुल में टाइम टेबल मिला है, मुझे रोज 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ और काम ही नहीं है मेरे पास, कैसे भी मुझे चाहे 1 घंटा सोने का कम करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे टीचर ने बोल दिया कि ये, मेरे मेंटर ने बोला कि 1 घंटा मुझे यहाँ ये पढ़ना है तो पढ़ना है, सोना मेरे कंट्रोल में है, खाना मैं 10 मिनट में खाऊंगा, क्यों 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, तो ये हो गया हार्ड वर्क। दूसरा डेडिकेटेड, कि मेरा जितना भी एक्ट है वो समर्पित है किसके प्रति, यूपीएससी के प्रति, मेरे गुरुकुल के प्रति, 2 काम हो गया। तो जब आप ये लगातार काम करते हो तो इट स्टार्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो कोई कितना भी टैलेंटेड है और मेमोरी बहुत अच्छी है, भाई साहब बहुत शार्प है, बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, यू कैन बीट देम, मार दोगे उसको कंपटीशन में। कंपटीशन ये नहीं देखता हाउ मच टैलेंटेड यू आर, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेमोरी शार्प है और ये सब खत्म, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये हार्ड वर्क डेडिकेटेड वर्क है वो तुम्हें आउटकम दे देगा। क्यों? क्योंकि मान लो वो बहुत टैलेंटेड है, अरे यार ये बुक पढ़ना मेरे लिए काम मजा, अब वो नहीं पढ़ रहा है और तुम्हें कुछ नहीं पता, यू स्टार्ट रीडिंग, 100 पेज डेली टारगेट है, करते जा रहे हो। तो कछुआ खरगोश की स्टोरी बताई थी, तो वो खरगोश है, अरे मैं तो कर ही लूंगा, लास्ट में तो मैं ये बुक एग्जाम से पहले मैं खत्म कर लूंगा, और तुम पढ़े जा रहे हो, सडनली योर नॉलेज बहुत हाई चला जाएगा और वो टैलेंट पीछे चल जाएगा। सो लाइफ हम कहते हैं ना कंपटीशन बहुत टैलेंटेड लोगों से है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोई जेएनयू से, कभी भी फियर मत करो। फियर तब करना जब तुम्हारे पास ये 2 चीजें नहीं है, एक तुम हार्डवर्क करने से डरते हो और दूसरा तुम डेडिकेटेड हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हो। एक होता है हार्डवर्क, किताब के सामने बैठ गए, बहुत सी लाइब्रेरी में बैठे रहते लोग और उसको देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, फिर मन ही मन सपने आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर फोन उठाया और रील देखने लगे आईएएस वाली, वो नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? डेडिकेशन, मतलब पूरी तरह से समर्पित। इसको छोड़कर मुझे संसार में किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 2 चीज है तो निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो बस ये 2 चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और हार्ड वर्क, फिर मैंने क्या बताया, जब हार्ड वर्क आ जाता है, वर्ड जहां हार्ड वर्क आ गया तो वहां 2 चॉइस आएगी। हार्ड वर्क हमेशा 2 चॉइस के साथ आता है। पहली चॉइस जॉय, दूसरी चॉइस मीनिंग। हमारे पास हर दिन हर घंटे ये चॉइस आती है कि लाइफ में मुझे जॉय चाहिए या मुझे अपनी लाइफ को मीनिंग देनी है। तो एक चीज कोई मिलेगी। हमेशा दिमाग जो कंफ्यूज होता है ना, बोलता है दिमाग भटकता है, वो इस वजह से भटकता है क्योंकि 2 चॉइस है तुम्हारे पास। जॉय, सोना है, वीडियो गेम देखना है, दोस्तों से बात करनी है, सबसे बात करनी है, या मीनिंग मतलब आई एम डिफाइनिंग माई लाइफ। तो मेरी लाइफ का मकसद क्या होगा, हु आई एम, दुनिया मुझे किस नाम से पहचानेगी, फलाने के पुत्र या पुत्री से, या मेरी खुद की पहचान होगी। तो मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि तुम्हारे पास क्या है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स उसके परिवार के नाम से आया है। पाने और हासिल करने में अंतर होता है। हासिल तुम करते हो, पाना तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पूर्ण कर्म, जो जन्म के कर्म हैं, इन सब पे, किस परिवार में तुम जन्मे, कितना तुम्हें पैसा मिला, ये पाना है, वो तुम्हारा नहीं है, उस पर घमंड मत करना। हासिल तुम अपने आप से करते हो। तो जिस दिन तुम्हें ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेरे पास पाने के लिए क्या है, पाना तुम्हारा नहीं है, वो जिसका है वो ले जाएगा। हासिल तुमने क्या किया, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे हासिल को पाना समझेंगी। समझे? तो ये अंतर समझना कि हर दिन तुम्हारे पास चॉइस है, हर घंटे चॉइस है, जॉय और मीनिंग। तुम जो चुनोगे वही बनोगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हार्डवर्क इसीलिए हम नहीं कर पाते। सबको पता है हार्डवर्क इज ओनली की टू सक्सेस, बचपन से हमें पढ़ाया गया है। हम क्यों नहीं कर पाते हार्डवर्क? क्योंकि 2 शैतान सामने आके खड़े हो। पिक्चर में दिखाते हैं ना, काला राक्षस एक सफेद राक्षस खड़ा होता है, डेमन, डेविल। तो कान में दोनों बोलते हैं जॉय और मीनिंग। तो जनरली जॉय मतलब होता है टेम्पटेशन। जॉय का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन। ठीक है, जीभ लपलपाए रहा ना जाए। तो जॉय जैसी वर्ड आए आपको वो अच्छा लगता है। जैसे जाड़े में रजाई इज अ जॉय। कौन सुबह सुबह उठ के अलार्म बंद भी नहीं करना चाहते, बज रहा है, बजने तो हम और ज्यादा अपना मुंह अंदर रजाई पे ढक लेंगे, आवाज ही ना आए, हवा की तो बात छोड़ दो। तो दिस इज जॉय। वो रजाई क्या है? जॉय। बिस्तर जॉय है, टेलीफोन जॉय है। मीनिंग मीन्स वो तुमसे कह रहा है कि ये सब किनारे रखो और आ जाओ काम पर।
तो जब आप चुनोगे तभी हार्डवर्क कर पाओगे। हु इज स्टॉपिंग इन द गुरुकुल? कौन तुम्हें रोकता है? यहाँ पे इतना बढ़िया माहौल है, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, दिन भर कोई ना कोई सर पे बैठा रहता है, खाना पीना सब कुछ निगरानी में, फिर भी मजा नहीं आ रहा है, फिर भी मन भटक रहा है, मन परेशान है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? इससे अच्छा माहौल तो तुम्हें कोई नहीं देगा यूपीएससी में। खैर, क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज व्हाट यू आर चूजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो तुम चुनते क्या हो, सावधानी से देखो। जॉय और मीनिंग चुनोगे तो गुरुकुल अच्छा लगेगा, जॉय चुनोगे तो ये जेल से ज्यादा बुरी जगह तुम्हें लगेगी। इट्स अपॉन यू, ठीक है? तो अभी इस साल किताबों से दोस्ती करनी है। मैंने तो 52 किताबें पढ़ने का टारगेट रखा है, हर हफ्ते एक। अब देखते हैं तुम्हारा टारगेट क्या है। तो पहली किताब मैं निपटा चुका हूँ 3 दिन में, अब देखते हैं तुम्हारा क्या चला। 3 तारीख है ना, आज मेरी किताब खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं आप लोग का क्या चल रहा है। पढ़िए, टाइम निकालिए और पढ़िए, मुझसे ज़्यादा बिजी नहीं रहते होंगे आप, ठीक है? अब देखते हैं कितना कौन करते हैं। तो जो प्रैक्टिस मैंने बताई वो करेंगे। स्किल हमेशा एक्वायर की जाती है, जादू टोना बाद में फिर कभी करेंगे, ठीक है?